साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी जो घटना चक्र की पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊँगा, उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कराऊँगा। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसका रिवीजन नोट्स देखते हैं, यानी कि इसमें पहला टॉपिक है विधायी संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 245 की क्लॉज 1 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बना सकेगा। आगे अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 से अंतःस्थापित नए अनुच्छेद 246 का के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर GST के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। आगे साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राज्यिक व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनन्य शक्ति सौंपी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय या माल और सेवा कर पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय या माल और सेवा कर पर कानून बना सकती है। आगे अनुच्छेद 250 की क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों या माल और सेवा कर पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आगे अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगी। आगे अनुच्छेद 255 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लिखित है। आगे अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। आगे देखते हैं, ये तो विधायी संबंध था। अब देखते हैं प्रशासनिक संबंधों के बारे में। संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 256 से लेकर के 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हों। आगे अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 258 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंपेगा। आगे अनुच्छेद 262 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकेगा। अब आगे देखते हैं वित्तीय संबंध के बारे में। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267 के क्लॉज 1 के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 267 के क्लॉज 2 के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269 का में अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधी उपबंध हैं। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 से अंतःस्थापित नए अनुच्छेद 279 का के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। B शिवरामन तथा SR सेन इसके अन्य
सदस्य, अन्य 2 सदस्य थे, बी शिवरामन तथा एस आर सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोगों समितियों में राजमन्नार समिति 1969 तथा पुंछी आयोग 2007 शामिल हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे क्वेश्चनों को। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। विकल्प डी सही आंसर है, इसका विश्लेषण है। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो इसका पहला है कथन संवैधानिक प्रावधानों पर, दूसरा है परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तीसरा है न्यायिक व्याख्याओं पर और चौथा है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो ये चारों कथन सही हो जाएंगे इसके, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन चारों पर निर्भर करते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भी सम्मिलित है। राज्यों के मध्य संबंध, ये भी सही है। समन्वय के लिए तंत्र, ये भी सही है। और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि कथन 1, 2, 3 और 4 सही हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी है, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। देखते हैं इसका विश्लेषण। म्यूनिसिपल संबंध का आशय सरकार की सभी स्तरों, केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता तथा संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। देखते हैं इसका विश्लेषण। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में किया जाता है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गाडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भाग 11 में दिए गए हैं। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है।
इसमें एक नोट दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। यानी कि नंबर 1, संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 97 था, यानी कि 97 है। लेकिन प्रविष्टि 2 का यानी कि 42वें संशोधन से 52 का छठे संशोधन से और 92 का और 92 का 46वें संशोधन से जोड़ा गया तथा प्रविष्टि 33 यानी कि 7वें संशोधन से तथा 92 यानी कि 92 101वें संशोधन से का लोप कर दिया गया है, जिससे इस सूची में प्रविष्टियों की कुल संख्या 98 यानी कि 98 है। देखते हैं आगे दूसरा क्या पॉइंट कह रहा है इसमें। राज्य सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 66 है, लेकिन 7वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 36, 42वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 11, 19, 20 और 29 तथा 101वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 52 एवं 55 का लोप किया गया। इससे इसमें प्रविष्टियों की कुल संख्या 59 है। देखते हैं तीसरा पॉइंट। समवर्ती सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 47 है। 42वें संशोधन द्वारा 5 प्रविष्टियां 11 का, 17 का और 17 का, 20 का और 33 का जोड़ी गई, जिससे इसमें कुल प्रविष्टियां 52 हैं। देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 245 तथा 246। देखते हैं इसका विश्लेषण। अनुच्छेद 4 पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 56 एवं 57 राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता तथा अनुच्छेद 141 एवं 142 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाज़त देता है। वहीं सूची 3 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा संविधान में की गई है। देखते हैं इसका विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। देखते हैं आगे 9वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक है। तो किस अनुसूची में है ये आपका 7वीं अनुसूची में है, विकल्प बी सही हो जाएगा इसका आंसर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। इसका विश्लेषण है। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ व राज्य के कानूनों में अंतर विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। तो इसका विश्लेषण है। संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची। शिशु और
अवयस्क प्रविष्टि 5 के तहत तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना प्रविष्टि 20 के तहत समवर्ती सूची के विषय हैं। अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। अतः संविधान में शिशुओं एवं अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, संसद में। देखते हैं क्वेश्चन का विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 248 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को प्रदान की जाती हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, तो इसका सही आंसर विकल्प ए है, संघीय सरकार को दिया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय या माल और सेवा कर के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हैं विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। देखते हैं प्रश्न क्या है, 15 है। प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 1 वर्ष। देखते हैं क्वेश्चन का विश्लेषण। विश्लेषण कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है, तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं। देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के अनुसार। देखते हैं इसका विश्लेषण। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जारी की जाती है। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। देखते हैं क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, संवैधानिक। देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखते हैं 21वां क्वेश्चन कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानितर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं, तो इसमें दिया गया है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन। तो ये दोनों जो संस्थाएं हैं वो संवैधानितर हैं या विधितर हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई हैं, अतः ये विधिक संस्थाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संवैधानितर और विधितर संस्थाएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा, संसदीय कानून द्वारा। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम में 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, देखते हैं इसका विश्लेषण। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक संस्था। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर्राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य ना होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषदों में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। देखते हैं 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन है इसमें कि परिषदें भारतीय संघीय व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं, और दूसरा कथन है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो इसमें कथन दोनों सही हो जाएंगे। देखते हैं इसका विश्लेषण। क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। ये एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं जहां पर केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच पारस्परिक अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ये आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के क्षेत्रीय मंच हैं। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम हैं। इस प्रकार ये क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था, तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 8 अगस्त 1995 को। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को 1995 को संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे। देखते हैं 26वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। इसका विश्लेषण है, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। देखते हैं 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि
सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। इसका विश्लेषण है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। V. शिवरामन तथा S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 प्रश्नों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थीं। देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, S.R. सेन। देखते हैं 29वां क्वेश्चन कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो इसका सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा। तो देखते हैं इसका विश्लेषण। पहले उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। नोट, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर डी दिया गया है, जो कि सही नहीं है। देखते हैं 30वां क्वेश्चन। ये सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। देखते हैं अगला 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। इसमें पहला अभिकथन ए कह रहा है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, और इसमें कारण आर कह रहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिश में अनुच्छेद 356 को कम से कम प्रयोग में लाने पर बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग हुआ है तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या सही कर रहा है। देखते हैं अगला 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। इसका विश्लेषण है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत संविधान के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सरकारी आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका विश्लेषण है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। शेष तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं। देखते हैं 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इसमें पहला कथन है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं, और इसमें कारण आर कह रहा है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि आर और ए दोनों सही हैं, अपनी जगह सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली हैं तथा राज्य इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के माध्यम से किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही कारण है कि
केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अच्छा, और इसमें कारण कह रहा है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका विश्लेषण है कि संविधान का अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू हैं अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। देखते हैं 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 257। इसका विश्लेषण है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों। देखते हैं 38वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भाग 12। इसका विश्लेषण, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के प्रश्नगत भाग इस प्रकार हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद और भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। देखते हैं 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। इसका विश्लेषण देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 यानी कि संघ और राज्यों के मध्य राजस्वों का वितरण के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय आगम स्रोतों का वितरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थायी ना हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्विलोकन हो और समायोजन किया जाए। देखते हैं 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 270। इसका विश्लेषण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 का में निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क तो राज्य सरकार द्वारा लगाया वसूल किया जाता है। 2 कह रहा है कि का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। इसका विकल्प डी सही उत्तर है। देखते हैं इसका विश्लेषण। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं यथा संघ सूची की प्रविष्टि 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क उन्हें संघ द्वारा लगाया या उद्ग्रहित किया जाता है, किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित
किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 42वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, और दूसरा है राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका कथन एक सही है, यानी कि केवल एक सही है। इसका विश्लेषण है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। प्रश्नानुसार शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। तदनुसार इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाया उद्ग्रहित किया जाता है और इसे संघ द्वारा ही एकत्रित संग्रहित किया जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर STT वर्ष 2004 में लागू किया गया था। 43वां क्वेश्चन है आपका कि भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है द्वारा और वसूला जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भू राजस्व। इसका विश्लेषण है, प्रश्नगत करों में से भू राजस्व संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 45 भू राजस्व, जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और प्राधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रमण है के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र की विषय वस्तु है तथा पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, नहीं रखते हैं। इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 293 के क्लॉज 1 के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक ही है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के माध्यम से भारत सरकार की प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जाता है। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समानुदेशित करता है। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समानुदेशित करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारत का संविधान। इसका विश्लेषण है, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। देखते हैं 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसका विश्लेषण है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपर्युक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है। देखते हैं 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। देखते हैं इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। इसका विश्लेषण है, अनुच्छेद 276 के क्लॉज 2 के तहत राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी जो किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेह कुल रकम 2500 रुपये 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 250 रुपये के स्थान पर प्रतिवर्ष तक सीमित कर दी गई है। देखते हैं 48वां क्वेश्चन, यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 301 में। इसका विश्लेषण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा।
दोस्तों मैंने इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था और जितने भी PYQ थे उनको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा। आप रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में और अगला टॉपिक होगा हमारा इस सीरीज का आपात उपबंध। सबसे पहले इस टॉपिक की रिवीजन की चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ होंगे उनको आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।